हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर 8 यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम अपनी रियल लाइफ में कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का वो है कोई दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना। कोई दो डिस्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत दूर दूर पॉइंट्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसकी हाइट हम कैसे फाइंड करें, या हमारे अर्थ से लेकर जो प्लैनेट्स हैं और दूसरे स्टार्स हैं वहाँ तक का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करें। तो यहाँ हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट की हाइट या लेंथ फाइंड कर सकते हैं और कैसे दो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम देखें, सपोज ये ए बी कोई हमारा एक बहुत बड़ा सा टावर है, ठीक है, जिसकी हाइट हम मेज़र करना चाहते हैं, उसकी हाइट है h। अब हम उसे ऐसे इंच टेप लेकर तो नहीं मेज़र कर सकते, तो कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके इसकी हाइट को मेज़र करें। और ये जो BC है ये ग्राउंड है जिस पर ये हमारा टावर खड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारा टावर जो है वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, यानी एंगल भी हमारा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये जो C पॉइंट है ये हम जानते हैं कि हमारे टावर AB के बेस यानी B से कितना दूर है। सपोज़ ये जो BC डिस्टेंस है ये हम जानते हैं कि ये 500 मीटर्स का है, यानी C पॉइंट B से 500 मीटर दूर है। अगर हम किसी तरह से ये फाइंड कर लें कि C और A को ज्वाइन कर देते हैं अगर हम, तो ये जो AC लाइन सेगमेंट बन रहा है और ये जो BC हमारे पास ग्राउंड है, इसके बीच का एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा कितना होगा। अगर हम किसी तरह से इसको मेज़र कर लें तो हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके इस टावर की हाइट फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल हम मेज़र कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है थियोडोलाइट। तो ये इंस्ट्रूमेंट, इसमें एक टेलीस्कोप लगा होता है और साथ में इसमें कुछ ग्रेडेशंस होते हैं जिनसे हम एंगल्स को मेज़र कर सकते हैं। तो इस थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके सपोज़ कीजिए हमने ये एंगल थीटा मेज़र कर लिया और ये एंगल हमारे पास आ गया कि ये एंगल हमारा है 45 डिग्रीज़, ठीक है। अब हमें ये एंगल AC भी पता है और हमें ये BC पता है, BC कितना है 500 मीटर। तो क्या हम इस टावर की हाइट फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ करके? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि tan थीटा ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी इस थीटा के सामने वाली जो साइड है यानी AB, और बेस यानी इस थीटा की एडजेसेंट जो साइड हमें दिख रही है यानी BC। तो tan 45 डिग्री ये किसके इक्वल है, AB है हमारे टावर की हाइट और BC हम जानते हैं 500 मीटर्स है। tan 45 डिग्री की वैल्यू भी हमें पता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो 1 ये होता है 1 इज इक्वल टू h अपॉन 500। तो टावर की हाइट यानी h ये हमारे पास कितनी आ गई, 500 मीटर्स, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करके इस तरह से हम हाइट्स और डिस्टेंसेस को फाइंड कर सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं जो हम आगे यहाँ पर क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। पहली टर्म है हमारी लाइन ऑफ साइट। ये क्या होती है, सपोज़ कीजिए हम यहाँ खड़े हैं और खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारी आई से लेकर, हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर हमारी आई है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट में जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट को हम देख रहे हैं और वहाँ से हमारी जो आई है, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें एक स्ट्रेट लाइन से हम इसको ज्वाइन कर दें, तो ये जो लाइन बनी है इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। हमारी आई से लेकर, ऑब्जर्वर की आई से लेकर ऑब्जेक्ट में जिस पॉइंट को ऑब्जर्वर देख रहा है उस पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनी है उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। दूसरा फिर हमारे पास टर्म आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है, हम जहाँ पे खड़े हैं हमारी आई से अगर ग्राउंड के पैरेलल हम एक लाइन बना दें, ठीक है,
ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के पैरेलल हमारी आई से हमने एक लाइन बना दी, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ये है हॉरिजॉन्टल लेवल। और हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, कब, जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर है, यानी जब हम अपने से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे देखने के लिए हमें अपना हेड रेज करना पड़ रहा है, हमें अपना सर ऊपर करके उसे देखना पड़ रहा है, आंखें ऊपर करके उसे देखनी पड़ रही हैं, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को जब हम देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का एंगल, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये एक एंगल है जो बना है किससे, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बना है। कब, जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के ऊपर है, यानी जब ऑब्जेक्ट हमारे लेवल से ऊपर कहीं रखा है, जब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें अपना हेड रेज करना पड़ रहा है उस केस में। ठीक है, ऐसे ही आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या है, अब सपोज कीजिए हम कहीं ऊपर खड़े हैं, ठीक है, हमारी आई यहाँ पर कहीं पर है, और आई से अगर हमने ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बना दी, तो ये तो बन गया हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। इस बार हम ग्राउंड पर या अपने लेवल से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट कहीं ऐसी जगह पे रखा है कि हमें अपना सर नीचे करके या आंखें नीचे करके उस ऑब्जेक्ट को देखना पड़ रहा है। तो अपनी आई से अगर हम ऑब्जेक्ट में जो भी पॉइंट हम देख रहे हैं उसे मिला दें, तो वो है हमारी लाइन ऑफ साइट, जैसा हम पीछे बात कर चुके हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारे लेवल से नीचे है तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, लाइन ऑफ साइट जो बनेगी वो हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे बनेगी, ऊपर नहीं बनेगी। इस केस में हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना है उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, हम यहाँ कहीं ऊपर खड़े हैं और हमारी आई से हमने ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बना दी, वो है हॉरिजॉन्टल, और हम ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सर नीचे करके देख रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट हमारे लेवल से नीचे रखा है, हमारी आई से हमने ऑब्जेक्ट को ज्वाइन किया, ये है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट इस बार हमें दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे है, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर रखे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि ये जो हमारा ग्राउंड है और ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लेवल बनाया है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और लाइन ऑफ साइट क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल की तरह यहाँ पर काम कर रही है, दो पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइन ऑफ साइट ऐसे ट्रांसवर्सल की तरह हमें दिखाई दे रही है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस केस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, यानी ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा। ठीक है, तो क्या हमें दिखाई दिया, सपोज कीजिए ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है P और ये एक टॉवर है AB, और इस टॉवर के टॉप को हम इस पॉइंट से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट, और क्योंकि हम नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल यानी ग्राउंड और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यहाँ पे तो हमें अगर बोला जाए इस बिल्डिंग AB की हाइट फाइंड कीजिए तो बहुत इजी है, अगर हमें थीटा पता है और BP डिस्टेंस पता है तो जैसे हमने शुरू में एग्जांपल में किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर tan थीटा लगाकर हम ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। और डिप्रेशन के केस में क्या होगा, हम यहाँ ऊपर कहीं खड़े हैं पॉइंट P पर, ठीक है, यहाँ पर हमारी आइज़ हैं, यहाँ से हम नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारी आई से अगर हमने एक पैरेलल लाइन बना दी ग्राउंड के, तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये PQ ये है हमारी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के नीचे है। इस केस में जो एंगल थीटा बन रहा है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और यहाँ पर स्पेशल बात क्या है कि क्योंकि सपोज ये पॉइंट हमारा R है
और ये पॉइंट हमारा M है। तो PM और RQ एक दूसरे के पैरेलल हैं और PQ है एक ट्रांसवर्सल। तो जितना एंगल MPQ होगा, ये वाला एंगल, उतना ही एंगल PQR भी होगा। PQR भी कितना होगा? उतना ही होगा जितना ये वाला एंगल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा, एंगल PRQ। और इस ट्रायंगल में अगर हम RQ डिस्टेंस हमें पता है, थीटा हमें पता है, तो ये PR यानी इस टावर की या बिल्डिंग की हाइट को हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे हमें आइडिया होगा कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम यूज़ कर सकते हैं हाइट्स और डिस्टेंसेस को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल 1 NCERT का। इसमें बोल रहे हैं एक अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड है और इस पर एक टावर खड़ा है वर्टिकली, यानी टावर और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो टावर को अगर हम AB नाम दे देते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस ग्राउंड पर टावर के फुट से 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है P। और हमें क्या बोल रहे हैं? इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से अगर हम टावर के टॉप को यानी A पॉइंट को देख रहे हैं, तो ये है हमारी लाइन ऑफ साइट AP और ये है हॉरिजॉन्टल BP। एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो बन रहा है एंगल APB, ये हमें गिवन है 60 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट ये H फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? हमें दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल ABP जो बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABP हमें क्या दिखाई दे रहा है? एंगल B है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है। BP हमें दिखाई दे रही है 15 मीटर्स और AB को हम मान लेते हैं H। और हमें क्या क्या पता है कि एंगल APB ये हमारा है 60 डिग्रीज। तो क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के यहाँ पे H फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल। बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस वाला रेशियो यानी tan 60 डिग्री हम यहाँ पर लगाते हैं। tan 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? इसके सामने वाली साइड यानी परपेंडिकुलर AB अपॉन इसकी एडजेसेंट साइड यानी बेस BP। इस तरह से tan 60 डिग्री की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं चैप्टर 8 में, वो हमें पता है कितनी होती है, √3। तो √3 इज इक्वल टू AB यानी हाइट ऑफ द टावर अपॉन BP जो कि हमें गिवन है 15। तो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15√3 मीटर्स। ये आ गई हमारी टावर की हाइट। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं NCERT का एग्जाम्पल 2। इसमें बोल रहे हैं एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट सही करना है एक इलेक्ट्रिक पोल पर जिसकी हाइट है 5 मीटर। तो यहाँ AD ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक पोल है और हमें इस पोल की पूरे की हाइट दे रखी है 5 मीटर्स। तो AD लेंथ हमारी कितनी है? AD हमारे पास है 5 मीटर्स। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. इस पोल पर एक फॉल्ट ठीक करने के लिए इस इलेक्ट्रीशियन को कहाँ पहुँचना है? फॉल्ट कहाँ पर है? पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे एक पॉइंट तक उसे पहुँचना है। ये पॉइंट जो B है ये पोल के टॉप से कितना नीचे है? 1.3 मीटर्स नीचे है, यानी AB हमें दे रखा है 1.3 मीटर्स। ठीक है, हमें क्या पूछ रहे हैं? What should be the length of ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। अगर वो एक लैडर यूज़ करती है और उस लैडर को उसने ग्राउंड के साथ 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन कर रखा है, तो हमें बताइए उसे किस लेंथ की लैडर यूज़ करनी पड़ेगी इस B पॉइंट तक पहुँचने के लिए। यानी हमें ये लैडर की लेंथ BC यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, L से डिनोट कर देते हैं, BC जो कि L की इक्वल है, ये हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। और क्या फाइंड करना है? ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। और ये भी बताना है कि इस पोल के फुट से यानी D पॉइंट से लैडर के फुट को यानी C पॉइंट को वो कितनी दूर रखेगी, यानी ये DC भी हम फाइंड यहाँ पर करना चाहते हैं। इसको भी हम कुछ मान लेते हैं, सपोज ये है हमारा X।
तो हमें ये L और ये X यहाँ पर फाइंड करना है। ट्रायंगल कौन सा बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम इसमें ढूंढें तो वो हमें दिखाई दे रहा है BDC। ट्रायंगल BDC में एंगल D है 90 डिग्रीज। लेकिन इस ट्रायंगल में अगर हम X और L फाइंड करना चाहते हैं तो हमें ये BD लेंथ पहले पता होनी चाहिए। BD हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है इस AD में से अगर हम ये AB माइनस कर दें तो क्या बचेगा, BD। तो पहले हम BD फाइंड कर लेते हैं। BD इज इक्वल टू AD माइनस AB, यानी 5 माइनस 1.3, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3.7 मीटर्स। 3.7 मीटर्स। अब ट्रायंगल A हमारे पास है ट्रायंगल BDC, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यानी 3 लिख लेते हैं पहले अच्छे से, इज इक्वल टू BD अपॉन बेस कितना है DC। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3, तो √3 इज इक्वल टू BD यानी 3.7 अपॉन DC यानी x। तो x हमारा कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ये आ जाएगा 3.7 अपॉन √3, ठीक है। और √3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, हमें क्या रखकर चलनी है 1.73, तो 3.7 अपॉन 1.73 डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आएगा 2.14 मीटर्स। तो ये x यानी DC तो हमें मिल गया 2.14 मीटर्स। इसके बाद हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, ये L भी फाइंड करना चाहते हैं। परपेंडिकुलर हमें पता है, हाइपोटेन्यूस हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो क्यों ना हम वो रेशियो यूज़ करें जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को लिंक कर रहा है। तो यहाँ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अब हम यूज़ कर सकते हैं साइन 60 डिग्री, ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। परपेंडिकुलर यानी BD, हाइपोटेन्यूस यानी BC। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये इक्वल है BD अपॉन BC के, ठीक है, BD अपॉन BC के। BD हमारे पास है 3.7 और BC हमारे पास है L, तो लिख लेते हैं इसको भी। BD हमारे पास है 3.7 और BC हमारे पास है L। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 8 में, ये हमें पता है कितनी होती है, ये होती है √3/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो L √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3.7, 2 इंटू 3.7 यानी ये हमें मिल गया 7.4। तो L कितना आ गया हमारे पास, यानी लेंथ ऑफ लैडर कितनी आ गई 7.4 अपॉन √3, और √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, हमें पुट करनी है 1.73, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आएगा 4.28 मीटर्स। तो उसको जो लैडर की लेंथ चाहिए वो 4.28 मीटर्स चाहिए, और लैडर की फुट को से इस पोल के फुट से कितना दूर रखने की ज़रूरत है, 2.14 मीटर्स दूर रखने की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल 3 पर आते हैं, NCERT का एग्जाम्पल 3। इसमें बोल रहे हैं एक ऑब्जर्वर है और उसकी हाइट हमें दे रखी है, वो 1.5 मीटर्स टॉल है और एक चिमनी से 28.5 मीटर्स अवे वो खड़ा है। तो ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, AB, इसको हम AB से डिनोट कर देते हैं, और इसकी हाइट हमें दे रखी है 1.5 मीटर्स। और ये एक चिमनी से, यहाँ एक चिमनी है, इसको हम क्या देते हैं CD, ठीक है। इस चिमनी से ऑब्जर्वर 28.5 मीटर्स दूर खड़ा है, यानी ये जो BD डिस्टेंस है ये 28.5 मीटर्स है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। यहाँ पे खड़े होकर, अब आईज कहाँ होंगी ऑब्जर्वर की, ऊपर ही होंगी A पॉइंट पर, तो यहाँ से खड़े होकर अगर वो चिमनी के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन किस किस के बीच में बनेगा, ये है लाइन ऑफ साइट, और इसकी आईज से अगर हम ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बना दें, ये है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल हमें गिवन है कितना, 45 डिग्रीज, ठीक है। इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, सपोज ये पॉइंट है E। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, हमें बताना है ये चिमनी की हाइट यानी CD ये कितनी होगी, ठीक है। तो CD हम यहाँ पर फाइंड करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये लाइन इसके पैरेलल है और AB और DE भी पैरेलल हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं ग्राउंड के। तो ये जो फिगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें ABDE,
ABDE, ये क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बनता हमें दिखाई दे रहा है। पैरेललोग्राम है क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, और साथ में सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के ही होंगे। तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, DE कितनी होगी, AB के जितनी, ये DE AB के जितनी यानी 1.5 मीटर्स होगी, ये होगी 1.5 मीटर्स। और ऐसे ही AE कितनी होगी, BD के जितनी होगी, AE इज इक्वल टू BD, ये कितनी होगी, ये हो जाएगी 28.5 मीटर्स, ये हो गई 28.5 मीटर्स। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हैं इसलिए इक्वल है। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो CD यानी पूरी चिमनी की लेंथ है उसमें से ED वाला पार्ट तो हमें पता है 1.5 मीटर है। अगर हम ये CE और फाइंड कर लें तो CE प्लस ED करने के बाद हमें इस चिमनी की पूरी हाइट पता चल जाएगी। और ये CE हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से। इन ट्रायंगल AEC यहाँ हमें दिखाई दे रहा है एंगल E कितना है, ये भी 90 डिग्री है। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं। tan 45 डिग्री, tan हमने क्यों लगाया है, बेस हमें पता है कितना है, और ये परपेंडिकुलर हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CE अपॉन AE, ठीक है। तो यहाँ से CE फाइंड करते हैं, tan 45 डिग्री होता है 1 इज इक्वल टू CE को हमने x माना है और AE हमें पता है 28.5 मीटर्स है। तो ये x भी हमारे पास कितना निकल कर आ गया, 28.5 मीटर्स। CE भी हमारे पास 28.5 मीटर्स है। तो CD यानी हाइट ऑफ द चिमनी ये कितनी हो गई, CD इक्वल है CE प्लस ED के, CE प्लस ED के। CE हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 28.5 प्लस ED भी हमें पता है कितनी है 1.5, ऐड किया इन्हें तो क्या आ गया हमारे पास 30 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, एग्जाम्पल 4 NCERT का ही। इसमें बोल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्रीज। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है P, ठीक है। और इस पॉइंट P से हम क्या देख रहे हैं, एक बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं जिस बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर। तो ग्राउंड पर परपेंडिकुलर खड़ी है ये बिल्डिंग AB और इसकी हाइट हमें गिवन है 10 मीटर। और इस पॉइंट P से जब हम बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है यानी एंगल APB ये हमें गिवन है 30 डिग्रीज, ठीक है। फिर कह रहे हैं इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग भी होइस्ट किया हुआ है, एक फ्लैग लगा हुआ है इसके टॉप पर, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। ये तो हमारी बिल्डिंग थी, ठीक है, AB। इस बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है एक फ्लैग, ठीक है। फ्लैग स्टाफ यानी जो फ्लैग का पोल है, यहाँ से एक फ्लैग लगा है, तो फ्लैग का ये जो पोल है इसका जो टॉप है इसको अगर हम P पॉइंट से ही देखते हैं, P पॉइंट से अगर हम इस फ्लैग के टॉप को देख रहे हैं, इस बार फ्लैग स्टाफ के टॉप को देख रहे हैं, तो हमें बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन इस बार बन रहा है 45 डिग्रीज, ठीक है। कुछ पॉइंट को नाम दे देते हैं, सपोज ये C पॉइंट है तो एंगल CPB ये हमें गिवन है 45 डिग्रीज। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो हमें फ्लैग स्टाफ AC की लेंथ फाइंड करनी है, दूसरा हमें पॉइंट P का इस बिल्डिंग से डिस्टेंस यानी BP हमें फाइंड करना है। तो AC फाइंड करना है और BP फाइंड करना है। AC को हम X कह देते हैं, BP को हम Y कह देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ABP और CBP। एक एक करके इन ट्रायंगल्स में हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाकर हम क्या वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल ABP के बारे में, यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये एंगल थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमें पता है 10 मीटर है, बेस हम फाइंड कर सकते हैं यानी BP डिस्टेंस तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू AB अपॉन BP। tan 30 कितना होता है 1/√3,
तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी हमें गिवन है 10 और बी पी है हमारा y। तो y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई कितना 10√3, यानी बी पी डिस्टेंस तो हमारा आ गया 10√3 मीटर्स। ठीक है, तो y आ गया हमारा 10√3 मीटर्स। इसके बाद क्या करें, अब हम ये x फाइंड करना चाहते हैं, तो हम अब देखते हैं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को, इस पूरे को, ट्रायंगल सी बी पी को। ट्रायंगल सी बी पी में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये एंगल है 45 डिग्रीज का, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x प्लस 10 अपॉन वाई। लिख लेते हैं इसको, इन ट्रायंगल सी बी पी, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है tan 45 डिग्रीज, ये किसके इक्वल है सी बी अपॉन बी पी के। ठीक है, सी बी पूरी किसके इक्वल है सी ए प्लस ए बी, यानी x प्लस 10 के, और बी पी हमने अभी निकाली थी, कितनी है ये 10√3। tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 अपॉन 10√3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 10√3। इसका मतलब x किसके इक्वल है 10√3 माइनस 10 ले लेते हैं कॉमन, तो 10 इंटू √3 माइनस 1 मीटर्स। तो ये फ्लैग स्टाफ की लेंथ हमें कितनी मिल गई, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ दिस इज इक्वल टू 10 इंटू √3 माइनस 1 मीटर्स। √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.732, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, 10 इंटू 1.732 माइनस 1, यानी 10 इंटू 0.732, तो ये तो हमारे पास आ गई 7.32 मीटर्स ऐसी आ गई। और ऐसे ही जब हम बीपी निकाल रहे थे तो √3 की वैल्यू यहाँ हमें गिवन थी, तो बीपी की भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं 10 इंटू 1.732, यही आ रहा था हमारे पास बीपी भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.32 मीटर्स, है ना, 1.732 इंटू 10 किया तो 17.32 मीटर्स। तो ये बीपी डिस्टेंस है 17.32 मीटर्स, और ये फ्लैग स्टाफ की लेंथ कितनी है 7.32 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एग्जाम्पल 5, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5। इसमें क्या बोल रहे हैं, द शेड ऑफ ए टॉवर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। सन्स एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, सपोज ये एक टॉवर है और ये ग्राउंड पर खड़ा है और ये यहाँ तक कि इसकी शेडो फॉर्म हो रही है। तो अगर हम इसकी शेडो की जो ये टिप है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, इसको टावर के टॉप से ज्वाइन कर दें ऐसे, ठीक है, यहाँ कहीं पर सन होगा, तो ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम बोल रहे हैं सन्स एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये थीटा एंगल हमें यहाँ पर गिवन है। बोल क्या रहे हैं हमें, एक टावर है जो एक ग्राउंड पर खड़ा है, ये एक टावर है ए बी, एक ग्राउंड पे खड़ा है, परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। हमने देखा है इसकी शेडो को हम 2 बार मेजर कर रहे हैं, एक बार जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है और एक बार जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है। और हमने देखा कि जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है तो शेडो 40 मीटर लॉन्गर है। तो सपोज जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था तब शेडो यहाँ तक की बन रही थी, तो हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया। ठीक है, ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्रीज। ठीक है, ये शेडो बन रही थी यहाँ तक की, पॉइंट सी भी शेडो थी, ए बी टॉवर था। और जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था तो शेडो 40 मीटर लॉन्गर थी, तो शेडो अब कितनी बन रही है, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है तो शेडो ये जो बन रही है वो 40 मीटर्स लॉन्गर बन रही है। पहले बन रही थी सी बी के जितनी, अब वो बन रही है डी बी के जितनी, और डी बी सी बी से 40 मीटर बड़ी है, यानी ये जो डी सी लेंथ है ये 40 मीटर्स की है। और अगर मैं डी को ए से ज्वाइन कर दूँ तो ये जो एंगल है ये हमें गिवन है 30 डिग्रीज, इस तरह का हमें गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर की हाइट यानी एच फाइंड करना है। तो यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक ACB और एक ADB, इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। ये जो BC लेंथ है ये हमें गिवन नहीं है, इसको हम x मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ट्रायंगल ACB को। ठीक है, 2 ट्रायंगल बनते दिखाई दे रहे हैं, ACB राइट एंगल ट्रायंगल है और ADB राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल ACB की बात करें, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है
tan 60 डिग्री किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू ए बी है h और बी सी है x। यहाँ से हमें क्या पता चला? h इज इक्वल टू x √3। ठीक है, तो h को हमने निकाल लिया यहाँ पर x के टर्म्स में, ये कितना आ गया? x √3 मीटर्स। अब हम देखते हैं यहाँ ट्रायंगल ए डी बी, इस पूरे वाले ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए डी बी। यहाँ अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएं तो हमें क्या मिलेगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बेस, बेस कितना है? बी डी। tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 और ए बी हमने अभी निकाला है, ये जो h है इसे x की टर्म्स में, तो ये हो जाएगी x √3 और बी डी कितनी है? बी डी है डी सी प्लस सी बी यानी 40 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा? √3 इंटू एक्स √3, तो √3 इंटू √3 हो गया 3x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स, ऐसा मिल गया। तो 3x माइनस x यानी 2x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, x 20 आ गई। इसका मतलब सी बी डिस्टेंस हमें मिल गया कितना? ये हो गया 20 मीटर्स। ठीक है, हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर यानी h यानी ए बी, वो हमने कितनी निकाल रखी है? x √3 और x की वैल्यू आ चुकी है 20, तो ये हो गई 20 √3 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जाम्पल 6, angles of depression of the top and bottom of a 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively। यहाँ हमें दे रखा है ग्राउंड पर दो बिल्डिंग्स हैं, एक तो थोड़ी छोटी बिल्डिंग है 8 मीटर टॉल है, उसकी हाइट हमें दे रखी है ए बी कह देते हैं इसको, और एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है एक बड़ी सी, अच्छे से बना लेते हैं इसको थोड़ा। तो ये कैसी बिल्डिंग है? एक हमारे पास है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम कह देते हैं ये बिल्डिंग है हमारी सी डी। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। इस बार हमें क्या बोल रहे हैं? हम इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप पर यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े होकर एक बार हम इस छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं और एक बार इस छोटी वाली बिल्डिंग के फुट को देख रहे हैं। तो जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, नीचे देख रहे हैं क्योंकि हम, एक तो बन रहा है 30 डिग्री और एक बन रहा है 45 डिग्री। जब हम इसके टॉप को देख रहे हैं तो बन रहा है 30 डिग्री का एंगल, और जब फुट को देख रहे हैं तो बन रहा है 45 डिग्री का एंगल। तो पहले अगर हम इसके टॉप को देख रहे हैं तो ये है हमारी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है ए सी, ये स्ट्रेट लाइन है। और अगर हमारी यहाँ आई से हम ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बना दें तो ये है हॉरिजॉन्टल। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बन रहा है ये हमें गिवन है 30 डिग्री। और ऐसे ही अगर हम देख रहे हैं इसके फुट को, तो बी सी को अगर हम ज्वाइन कर दें, ये हमारी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल तो यही है, तो उस समय एंगल हमें दिया हुआ है, ये पूरा एंगल कितना बन रहा है? ये बन रहा है 45 डिग्री। अब अगर ये एंगल, इस पॉइंट को अगर हम M कह दें, एम सी ए एंगल 30 डिग्रीज है, तो A से अगर मैं ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर बना दूँ, ठीक है, ये लाइन हमने बना दी AN जो कि BD के पैरेलल है, तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? ये MC और AN दोनों पैरेलल लाइंस हैं और AC जा रही ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल MCA और ये एंगल CAN दोनों कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये एंगल 30 डिग्री है तो एंगल CAN भी 30 डिग्रीज ही होगा। ठीक है, ऐसे ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्रीज ही होगा, कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है CAN, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल CAN कितना है? 30 डिग्रीज है। दूसरा, ये पूरा एंगल क्योंकि हमें गिवन है एंगल MCB, ये पूरा कितना है? 45 डिग्रीज है, तो MC और BD तो पैरेलल है एक दूसरे के और CB जा रही ट्रांसवर्सल, इसका मतलब ये पूरा एंगल CBD ये भी कितना होगा? 45 डिग्रीज ही होगा, क्योंकि ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है कि ये जो फिगर बन रहा है ये ANDB,
ये एक रेक्टेंगल बनता दिखाई दे रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो बन गया पैरेललोग्राम, और एक एंगल 90 डिग्री, तो ये बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यानी ए बी और एन डी इक्वल हैं, तो एन डी भी 8 मीटर्स ही होगी। ठीक है, हमें निकालने को क्या क्या बोला है, एक तो हाइट निकालनी है इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की, और दोनों बिल्डिंग्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो बिल्डिंग की जो हाइट है h, उसमें से कुछ पार्ट तो हमें पता है, ये जो एन डी पार्ट है तो 8 मीटर है, तो हमारा काम क्या बचता है, सी एन फाइंड करना। सी एन फाइंड करके अगर हम इसमें 8 ऐड कर देंगे तो हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग मिल जाएगी। और डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग यानी बी डी, इसको हम y से डिनोट कर देते हैं। तो ये x और y हम यहाँ पर फाइंड करना चाह रहे हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्योंकि ये रेक्टेंगल है ANDB, ये क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ से हमें कुछ बातें तो पता चल गई कि ND AB के इक्वल है, तो ये तो 8 मीटर है। और दूसरी बात हमें पता चला कि AN BD के इक्वल है, तो अगर BD को हमने y माना है तो AN भी y ही होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें ट्रायंगल ACN की, इन ट्रायंगल ACN, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम यूज़ करें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी CN अपॉन बेस यानी AN। tan 30 डिग्री यानी 1/√3, ये किसके इक्वल है, CN को हमने x माना हुआ है, AN को हमने y माना हुआ है। तो यहाँ से हमें y मिल गया है x की टर्म्स में, y इज इक्वल टू x√3। ठीक है, तो ये y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, ये हमें मिल गई x√3 मीटर्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये y हमें मिल गया x√3 मीटर्स। अब हम देखते हैं इस दूसरे वाला जो हमें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है CBD, इन ट्रायंगल CBD, यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री किसके इक्वल है, CD अपॉन BD के। ठीक है, tan 45 डिग्री तो 1 होता है, 1 इज इक्वल टू CD। CD किसके इक्वल है, CN प्लस ND के, यानी x प्लस 8 अपॉन BD यानी y, उसे हम x की टर्म्स में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x√3। तो यहाँ से हमें मिला x√3 इज इक्वल टू x प्लस 8। x की टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, x√3 माइनस x इज इक्वल टू 8, यानी x कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 8 अपॉन √3 माइनस 1। इसको अगर हम रैशनलाइज कर दें तो क्या होगा, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 8 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे आइडेंटिटी लगती हुई दिखाई दे रही है a माइनस बी, ए प्लस बी की, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, 3 माइनस 1 यानी 2, काट दिया इसको, 2 4 सा 8, तो x तो हमारे पास आ गया 4 इंटू √3 प्लस 1, इतना मीटर्स। ये CN हमारे पास आ गया कितना, 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स। CN अगर हमें पता चल गया तो ये हाइट ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं, और ये x की वैल्यू हमें पता है तो हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। तो CN है हमारा 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स, तो यहीं ऊपर कर देते हैं इसको, ये अगले पेज पर कर लेते हैं। CN हमारा है 4, CN हमारे पास आया है 4 इंटू √3 प्लस 1, इतना आया है। और हमें निकालनी है ये पूरी हाइट, हाइट कितनी है हमारे पास, CD यानी x प्लस 8, तो इसी में 8 ऐड कर देंगे तो ये पूरी हाइट बन जाएगी, वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमारे पास आ जाएगी हाइट इज इक्वल टू 4 √3 प्लस 1, इसमें ऐड कर देते हैं 8। ठीक है, 4 अगर इसमें से हम कॉमन ले लें या खोल लेते हैं इसको पहले, 4 √3 प्लस 4 प्लस 8 यानी 4 √3 प्लस 12, 4 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर, √3 प्लस 3, इतने मीटर्स। तो ये तो आ गई हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, 4 इंटू √3 प्लस 3 मीटर्स। और हम यहाँ क्या निकालना चाह रहे थे, एक तो हमें ये निकालनी थी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दूसरा हमें निकालना था डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स यानी y किसके इक्वल है, x√3 के, y हमारा इक्वल है x√3 के, y इज इक्वल टू x√3, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4 इंटू √3 प्लस 1, x की वैल्यू यहाँ हमने निकाली थी, तो ये हमारे पास आई थी 4 इंटू √3 प्लस 1।
पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ गया 4 इंटू √3 प्लस 1 इंटू √3 मल्टीप्लाई करते हैं 4 √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ प्लस 4 √3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 के साथ। तो 4 3 का कितना आ गया, ये 12 प्लस 4 √3। ठीक है, 4 अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, √3 प्लस 3 मीटर्स। ये भी कितनी आएगी, √3 प्लस 3 मीटर्स। 4 √3 प्लस 3। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स जो हमें दिखाई दे रहा है और जो हमें ये बिल्डिंग की हाइट दिखाई दे रही है, ये दोनों हमारे पास इक्वल आ रही हैं। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमें दिखाई भी देगा साफ साफ कि हाँ ये दोनों इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल CBD में ये एंगल 45 डिग्री था, है ना, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1 है। इसका मतलब परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस। तो ये जो y है ये भी किसके इक्वल है, ये भी CD यानी x प्लस 8 के ही इक्वल होगा, यानी हाइट ऑफ टावर की, हाइट ऑफ बिल्डिंग की इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल 7 पर। NCERT का लास्ट एग्जाम्पल है जो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये एक रिवर है, ठीक है, और ये A और B सपोज रिवर के बैंक्स हैं। ठीक है, बैंक्स पर पॉइंट्स हैं, ये इस तरह से बैंक है, एक पॉइंट है, और इस रिवर के ऊपर है एक ब्रिज। ठीक है, इस ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है P, यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट है P, और हमें बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये अगर इस P पॉइंट से हम A पॉइंट को देखते हैं तो ये जो एंगल बन रहा है ये हमें गिवन है 30 डिग्री, और इससे अगर हम B पॉइंट को देखते हैं तो ये जो एंगल बन रहा है ये है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें ये गिवन है। ठीक है, और हमें कह रहे हैं ब्रिज की जो हाइट है वो 3 मीटर्स है। ब्रिज की हाइट कैसे बनाएंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं हम। ठीक है, तो ये है ब्रिज की हाइट रिवर से 90 डिग्री का एंगल, इसको कुछ नाम दे देते हैं। सपोज ये पॉइंट C है, ये A था, ये B है, ये C है। ये हाइट हमें गिवन है 3 मीटर्स। तो हमें बतानी है विड्थ ऑफ द रिवर कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें इसमें एक चीज़ जो क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये दोनों लाइंस, ब्रिज और ये जो रिवर है, एक दूसरे के पैरेलल है, और P एक ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल PAC भी 30 डिग्री है। सिमिलरली क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और P भी एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल PBC हमें पता है 45 डिग्रीज है। सपोज ये AC जो डिस्टेंस है ये x है और BC जो डिस्टेंस है y है। अगर हम x और y फाइंड करके ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी ये विड्थ ऑफ द रिवर यानी AB। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल APC ट्रायंगल में हमें दिखाई दे रहा है एंगल C 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल A कितना है, 30 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ पर लगाएं tan 30 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर यानी PC अपॉन बेस यानी AC। tan 30 डिग्री यानी 1/√3, ये किसके इक्वल हो गया, PC हमें गिवन है 3, AC हमने माना हुआ x, तो x इज इक्वल टू 3√3। तो ये हमें AC x तो हमें मिल गया 3√3। ठीक है, ऐसे दूसरे ट्रायंगल पर आते हैं। अब ट्रायंगल PCB पर, PCB यहाँ अगर हम tan 45 डिग्री अप्लाई करें किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर यानी PC अपॉन बेस यानी CB। tan 45 तो 1 ही होता है, 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन y, तो y हमें मिल गया 3। ठीक है, विड्थ ऑफ द रिवर किसके इक्वल है, AC प्लस CB यानी x प्लस y। तो विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू x प्लस y यानी 3√3 प्लस 3 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या आएगा 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स। ये आ गई हमारी विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, तो इस तरह से इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्वेश्चंस में हम अप्लाई करके हाइट्स एंड डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं। तो यही इतना ही रखेंगे आज के लिए, और इसी तरह से जैसे हमने ये क्वेश्चंस किए इसी तरह से आपको करने हैं एक्सरसाइज 9.1 के, NCERT के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो कुछ भी आज हमने पढ़ा है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे जहाँ उसका डिस्क्रिप्शन गिवन होता है
वहाँ आप देखेंगे, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।